हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, आज की ये क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के कुछ बेहतरीन सवालों को। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को मिस ना करें सारे बच्चे, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा। और जितना भी प्रश्न हम करवाएंगे इस बार, आप सभी बच्चे, खास करके बायोलॉजी वाले बच्चे, जरूर देखकर और पढ़कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सवाल आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से कवर करके जाइएगा और सारे सवालों को पढ़कर जाइएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सवाल आज का पहला है हमारा कि डार्विनवाद पर एक निबंध लिखे। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है जी, और इस बार पूरा चांस है इस क्वेश्चन के आने का। ठीक है, तो आप लोग एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करके जाइएगा। तो ये हमारा पार्ट वाइज चलेगा, कम से कम 3 से 4 पार्ट में हम लोग 20 से 22 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि हमारे इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को कवर करेगा। तो चलिए, सवाल हमारा था पहला नंबर कि डार्विनवाद पर एक निबंध लिखें। ठीक है, चलिए नोट करते जाइएगा सारे बच्चे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है जी। ठीक है, आंसर को जानते हैं इसका। इसका जवाब होगा कि चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास के क्रम में प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया, जिसे डार्विनवाद भी कहा जाता है। और इसके निम्न प्रमुख मत हैं। सबसे पहला इसमें देखिए क्या होगा। सबसे पहला है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, परंतु उनमें सारे जिंदा नहीं रह पाते हैं और जिंदा रहने के लिए इसे जीवों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, इसके पहले मत थे। और दूसरा देखिए क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जीवों को लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत सारी संरचनात्मक परिवर्तन करना पड़ता है, और इसमें जो जीव सक्षम होता है या कर पाता है, प्रकृति उसे स्वीकार कर लेती है, परंतु जो असक्षम होता है, करने योग्य नहीं होता है, प्रकृति द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। ये था इसका दूसरा तथ्य। अब तीसरा इसमें देखिए क्या है, समझिएगा अच्छे से। तीसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें हमें जानना है, देखिए थोड़ा अच्छे से देख कर जाइएगा, समझ कर जाइएगा। इसमें जानना है कि धीरे धीरे ये रचनात्मक परिवर्तन उपार्जित गुण कहलाते हैं, जो एक वंशानुगत होते हैं। और चौथा टर्म इसमें कह रहा है कि ओवर प्रोडक्शन, यानी प्रत्येक जीव में प्रजनन की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे वे अपने जैसे संतति को उत्पन्न करते रहते हैं। और लास्ट इसका टॉपिक जो है वो है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी उपार्जित गुणों के कारण काफी विभिन्नता आ जाती है, जिससे नए जाति का निर्माण होता है। तो यही था डार्विनवाद पर एक निबंध। तो ये सवाल आपको पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो एकदम क्लियर करके जाइएगा, सवाल को समझकर अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कम से कम 4 से 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी बेहतरीन साबित होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी बच्चे इग्नोर ना करे, और जितने भी आपके दोस्त हों, भाई बहन या और भी रिलेटिव में कोई हो जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में प्रवेश करने वाले हैं, तो उनको ये सवाल जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। और जिन बच्चों को, किन्हीं भी बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हमें पूछना है हमसे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर वो कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। ये देखिए हमारा सवाल नंबर 2 क्या है आज का। पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया डार्विनवाद वाला। दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और यह मनुष्य कल्याण के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। ठीक है, चलिए सवाल को समझ गए, अब हम लोग इसके जवाब को जानते हैं। इसका जवाब होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसे सर्वप्रथम पॉल वुर्ग ने 1972 में शुरू किया था। याद रखिएगा ये टॉपिक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को सबसे पहले पॉल बुर्ग ने 1972 में शुरू किया था। ये वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जा सकता है, और इस कारण से पॉल बुर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक भी कहते हैं या वह कहे जाते हैं। और इस तकनीक द्वारा अनुवांशिक पदार्थों के रसायन में परिवर्तन कर
उसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर उसके समलक्षी में परिवर्तन करते हैं या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जानना है कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। और इस तकनीक का उपयोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज निर्माण व इंसुलिन हार्मोन निर्माण, कैंसर के लिए, ये देखिए, जेनेथोग्राफी तथा बहुत से ट्रांसजेनिक पौधों एवं जंतुओं के निर्माण में किया जाता है। आगे देखिए, इसमें क्या पढ़ना है थोड़ा सा। इस प्रकार मानव कल्याण के लिए आनुवांशिक अभियंत्रक तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आनुवांशिक अभियंत्रक तकनीक को ही हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो एकदम टॉपिक को समझकर अच्छे से सवाल को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हार्ड नहीं है, बस एक ये क्या बोल सकते हैं इसको, कहानी की तरह है। इसको अच्छे से समझकर पढ़कर चले जाइएगा। ठीक है, एकदम आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो जैसा बच्चों को समझ में आया वैसे इसको टिक करना है। ठीक है, लिखना है, क्योंकि लॉन्ग वाले सवालों में उतना रट कर नहीं जाना है, बस समझ कर जाना है, क्योंकि अब समय आप लोग के पास है नहीं ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए, 3 नंबर सवाल काफ़ी इजी है, लेकिन इसको अच्छे से समझ कर जाना है, क्योंकि ये कोई भी बच्चा इसका जवाब दे सकता है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा समझ कर टॉपिक को क्लियर करके टॉपिक वाइज इसको दर्शा देंगे तो आपका एक एक नंबर जो है वो मायने रखेगा एग्जाम में। सवाल हमारा है, वायु प्रदूषण क्या है और इसके हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। ठीक है, सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है कि वायु प्रदूषण क्या है और इसके हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। ठीक है, देखिए इसका जवाब देखिए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं आज की क्लास में, तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जी। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये क्लास बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजी वाले बच्चों ने हमें कमेंट करा था कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के वीडियो कब लाइएगा। ठीक है, चलिए जवाब जानते हैं कि वायु के संगठन में यदि अवांछित तत्व या यौगिक उपस्थित हो जाएं जो कि मनुष्य, अन्य जानवरों, पादपों तथा भवनों को नुकसान पहुंचाएं, तो वैसे पदार्थों को वायु प्रदूषक तथा प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाता है या कहे जाते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा जानना है, ये देखिए आगे, अब इसमें जानना है देखिए कि इसके कुछ हानिकारक प्रभाव। ठीक है, इसके हानिकारक प्रभाव हो जाएगा, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव निम्न है। पहला, मनुष्य तथा दूसरे जानवरों के श्वसन हेतु हवा आवश्यक है, जैसा कि हमें मालूम है, और इनके प्रदूषित हो जाने से मनुष्य तथा दूसरे जानवरों को श्वसन के कई रोग हो जाने की संभावना है। जैसा कि देखिए, हमें क्या है, मनुष्यों को और जानवरों को श्वसन के लिए तो हवा की आवश्यकता होगी, और जब ये हवा ही प्रदूषित हो जाएगा तो हमें और ये जो जीव जंतु हैं उनको श्वसन से संबंधित कई रोग होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। फिर दूसरा टॉपिक इसमें जानना है कि वायु प्रदूषण में, जब वायु प्रदूषण होगा तो उसमें मौजूद SO2, ठीक है, SO2 जैसे वायु प्रदूषक के कारण जो है भवनों एवं इमारतों की खूबसूरती समाप्त हो रही है। ठीक है, क्योंकि वायु जब गंदा होगा तो वो भवनों और इमारतों की खूबसूरती को वो बर्बाद कर देगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, एकदम इजी सा टॉपिक है, क्योंकि वायु जब प्रदूषित होगा तो बहुत सारे प्रभाव हमारे वातावरण में पड़ेगा। एकदम इजी सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जी, इस बार एकदम रट कर जाइएगा सारे बच्चे। ठीक है, कोई क्वेश्चन पढ़िए चाहे नहीं इस टॉपिक में, इसको तो एकदम कंफर्म पढ़ के जाइएगा। सवाल देखिए हमने VVI करवा दिया है। सवाल हमारा है, समजात अंग तथा असमजात अंग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। एकदम समझ लीजिए, टॉपिक को रट लीजिए और अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, चलिए जवाब को जानते हैं हम लोग कि समजात अंग तथा असमजात अंग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो समजात अंग देकर डैश देंगे और पहले हम समझेंगे कि ऐसे अंग, ठीक है, समजात अंग में समझेंगे कि ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से समान है, रचना यानी बनावट और उत्पत्ति की दृष्टि से समान है,
किंतु कार्यों में भिन्न भिन्न हो, ठीक है, कार्यों में भिन्नता हो, मतलब अलग अलग कार्य करते हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे में समझिए, घोड़े के अग्रपाद तथा मनुष्यों के अग्रपाद में पाए जाने वाली अस्थियों के अवयव, ठीक है, जैसे घोड़े के अग्रपाद में तथा मनुष्यों के अग्रपाद में पाए जाने वाले अस्थियों के जो अवयव होते हैं प्रायः समान होते हैं, किंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। और घोड़े के अग्रपाद शरीर के बोझ उठाने या दौड़ने या चलने के काम आते हैं, वही मनुष्य के हाथ के वस्तुओं के पकड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। और इन अंगों से पता चलता है कि दोनों के पूर्वज जो थे वो एक ही थे, ठीक है। देखिए, घोड़े के जो पैरों में होता है नीचे में चलने वाला, ठीक है, एक ये लकड़ी के तरह, उससे वो लोग चलने का काम करते हैं। और मनुष्य उसमें क्या करता है, मनुष्य में जो होता है उससे मनुष्य जो है वो सामानों को उठाने और ये और भी विभिन्न कार्यों को करने में करता है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों में समानता। बनावट तो एक ही है दोनों का, देखने में भी एक है, बनावट भी एक है, लेकिन कार्य दोनों का अलग है। तो उस तरह के अंग हमारे समजात अंग में आएंगे। अब देखिए, समझिए इसमें असमजात अंग। तो सभी बच्चे पूछ रहे होंगे सर असमजात अंग क्या होगा। तो देखिए, असमजात अंग में समझिए, इसमें हम कहेंगे कि असमजात अंग समजात अंगों के विपरीत जंतुओं के कुछ ऐसे भी अंग या कुछ ऐसी भी रचनाएं होती है जिनके कार्य तो समान होते हैं पर उसकी उत्पत्ति और रचना भिन्न होती है। ऐसे अंगों को असमजात अंग कहते हैं। एकदम देखिएगा, समझ कर जाइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जी समजात और असमजात में। देखिए, जैसे में समझिए कि कीटों के पंख और चमगादड़ के डैने दोनों ही कीटों तथा चमगादड़ को हवा में उड़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, किंतु रचना एवं उत्पत्ति बिल्कुल ही इनकी क्या होती है, भिन्न होती है। कैसे, अब समझिए। देखिए, चमगादड़ के डैनों में अंतः कंकाल के रूप में अस्थियां मौजूद होती है, ठीक है, जबकि कीटों के पंख में ऐसी कोई रचना नहीं होती है। और इससे यह पता चलता है कि दोनों जंतुओं का भिन्न भिन्न पूर्वजों से विकास हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक में ये थी समानता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि आज का वीडियो हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। जितना भी इसमें क्लास में हम लोग आज पढ़े हैं, आज का 5वां सवाल भी काफी अच्छा है, तो एकदम इसको क्लियर करके जाइएगा। सवाल नंबर 5 हमारा है, देखिए कि सूक्ष्म प्रजनन से आप क्या समझते हैं और सूक्ष्म प्रजनन की विधियों को लिखें, ठीक है। चलिए जवाब को जानते हैं। जवाब इसका होगा कि अलैंगिक जनन द्वारा समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे बनाए जा सकते हैं और इस प्रकार के प्रजनन को क्लोनल प्रोपेगेशन कहा जाता है। और प्रात्रे संवर्धन क्लोनल प्रोपेगेशन को सूक्ष्म प्रजनन भी कहा जाता है। समझिए सवाल को जी, फिर से हम देखिए रिवीजन करवा रहे हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा, ठीक है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, उसके बारे में। तो अलैंगिक जनन द्वारा समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे बनाए जा सकते हैं और इस प्रकार के प्रजनन को क्लोनल प्रोपेगेशन कहा जाता है। और पात्रे संवर्धन क्लोनल प्रोपेगेशन को सूक्ष्म प्रजनन भी कहा जाता है। और सूक्ष्म प्रजनन की निम्न विधियां होती है। देखिए क्या क्या होगी। अब ये देखिए, पहला टॉपिक में पौधों को भूमि में स्थानांतरण करना, इस सूक्ष्म प्रजनन की विधियां नंबर 1 है। दूसरा है स्तंभ को रूटिंग मीडियम पर स्थानांतरित करना। और तीसरा है स्तंभ का पोषक माध्यम पर संयोजित करना। और चौथा देखिए हमारा है एक्सप्लांट का पोषक माध्यम पर संयोजित करना। और 5वां इसमें है उचित एक्सप्लांट का चुनाव तथा उसका अनुर्वरीकरण करना, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉप 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं इस वीडियो को, उनके पास इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। और सारे बच्चे कम से कम अभी कल तक ये 5 प्रश्नों को कवर कर लीजिएगा। फिर हम लोग शाम तक या कल तक इसके अगले पार्ट में 5 और वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि इस बार, खास करके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे इस वीडियो को मिस ना करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सभी बच्चे का कमेंट का इंतजार रहेगा हमें।
और जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। और हमारे लर्निंग ऐप पर जाकर भी आप हमें हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, समय नहीं है, आप लोग पढ़ाई करिए जाकर और अच्छे से इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए।